अगर आप टीचर हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी पीजीटी या टीजीटी एग्ज़ाम की, या हो सकता है एनवीएस नवोदय विद्यालय वाले या केवीएस के आप टीचर हो सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है आप स्टूडेंट हो जो आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई ऐसे एस्पिरेंट भी हो सकते हैं जो एसएससी या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आती है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। तो ये मैं पिछले साल के कुछ जो क्वेश्चंस इन सभी एग्ज़ाम में आए गए हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने 15 से 20 वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे लिख भी सकते हैं। इनकी जो सोल्ड मेरे पास पीडीएफ फाइल है वो आप यहाँ पर मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये, और आपको कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैं 27 क्वेश्चन करा चुका हूँ, हम स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करता है। देखो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वहीं पर एप्लीकेबल होता है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा गैस हैं, दो या दो से ज़्यादा गैस हैं और वो गैस आपस में मिक्स नहीं होती हैं, आपस में मिक्स नहीं, आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, तभी वो एप्लीकेबल है। तो सल्फर और SO2 आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, तो इस पे तो वो एप्लीकेबल होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो इन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इन पे भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एप्लीकेबल होगा किस पे? तो सिंपल सी बात है, HCl और अमोनिया आपस में रिएक्ट करती है, हमें पता है ये NH4Cl बना देंगी, तो इसलिए ये इन पे एप्लीकेबल नहीं है। कई बार ना इनकी जगह एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे NO और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इन पे भी ये देखो, इसकी जगह सॉरी इन तीन की जगह तो NO और O जो है ये भी आपस में मिलके NO2 बना लेता है, ठीक है। जैसे कार्बन और N2 भी दे सकता है वो, ठीक है, और CO प्लस Cl2 भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, CO और Cl2, ये COCl2 बना लेता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, इन पे भी बॉयल्स लॉ जो होता है, सॉरी डाल्टन्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन आर केप्ट इन ए कंटेनर। तो एक हमारे पास देखो एक कंटेनर था जिसमें हमने क्या लिया, 0.5 मोल किसके लिए, 0.5 मोल्स ले लिए हमने हाइड्रोजन गैस के, 0.5 मोल हमने किसके लिए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हैं, और 0.5 मोल हमने किसके लिए हैं, मीथेन गैस के लिए हैं। तो अब इनका यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर हो गई, लेकिन वो कह रहा है इसमें एक छेद खोल दिया, ठीक है। अब इस छेद खोल के हम कह रहे हैं 3 घंटे बाद हमें चेक करना है इसके अंदर किसका प्रेशर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का प्रेशर ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का या मीथेन का। तो आपने ना रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है मॉलिक्यूलर मास के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो तेजी से, वो बहुत कम डिफ्यूज होएगा, बाहर आएगा, और जिसका मास कम होगा वो तेजी से आएगा। तो हाइड्रोजन का मास हमें पता है 2 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 है। सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है, सल्फर होता है 32 और O2 होता है 2 × 16, तो ये तो 64 ग्राम का हो गया पर मोल का। और मीथेन जो हो गई आपकी 16, 12 + 4 16 की हो गई। तो अब ये बताओ, हाइड्रोजन गैस तो बहुत तेजी से बाहर आएगा 3 घंटे में, ठीक है, तो इसकी अमाउंट जो अंदर बचेगी वो तो बहुत कम बचेगी, बहुत कम बचेगी, तो इसका प्रेशर भी कम रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड ठहरा बड़ा मॉलिक्यूल, मोटा आदमी, इस मोटे आदमी से बाहर की तरफ तो आया नहीं जाएगा, और नहीं आएगा, आया जाएगा तो सीधी बात है ये तो अंदर ही पड़ा रहेगा, अंदर पड़ा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का, उससे कम किसका होगा, मीथेन का, और सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। XMl हाइड्रोजन का डिफ्यूज कर रहे एक छोटे से होल से 5 सेकंड में, और कितना टाइम लिया जाएगा, उतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूज हो रहा है उतना ही वॉल्यूम किसका हो रहा है, इन गैसेस का हो रहा है, हीलियम का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन कितने समय में हो रहा है, ये हमें समय के साथ ही आंसर निकालना है। तो देखो इसको बहुत आप आसानी से कर सकते हो, वैसे तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अभी मैंने पीछे क्या बताया, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या करो, रेट का मतलब होता है V/T, ठीक है ना, यानी कि वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब एक छोटी सी मुझे बात ये बताओ, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास में रेशियो निकाल लूं, इस हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास से हीलियम के साथ निकाल लूं, तो मैं आसानी से टाइम निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जो इसका आंसर है मैं उसी के हिसाब से बता देता हूं, ऑक्सीजन का। देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, H2 तो होता है, देखो मैंने अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, रेट स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रोजन तो होता है 2 और ऑक्सीजन होता है 32, तो ये हो गया 1:4 आ गया कि नहीं आ गया,
वैसे तो 1:16 आएगा ना पहले, भाई पहले तो आएगा 1 और उसके बाद आएगा ये 16, ठीक है ना। मैंने हाफ रेशियो ले रहा हूँ, रेशियो, तो ये बात ध्यान देंगे आप, रेशियो ले रहा हूँ मैं, इस बात को समझो, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया। यानी कि अब जिस 4 किसका है, मोलिकुलर मास जो है ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन 4 गुना ज़्यादा ही टाइम लेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो 4 गुना ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है ना, डिफ्यूज होने में। अब 4 गुना ज़्यादा टाइम है, ये समझ लीजिए। तो अब हाइड्रोजन ले रही है 5 मिनट ले रही है, तो ऑक्सीजन को कितना 4 गुना ज़्यादा टाइम लेगी, यानी कि 20 सेकंड लेगी कम से कम। तो 20 सेकंड ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, तो आंसर ठीक है। आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे CO2 के लिए निकाल लो आप, भाई हाइड्रोजन तो 2 हो गया, और CO2 कितना होता है, CO2 12 और 32 44, तो ये रेशियो आ गया 1/1/22, ठीक है। अब ये इसका 22 का अंडर रूट आप निकालोगे, तो जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5 हाइड्रोजन ले रही है, तो आपका 55 तो आने से रहा, 11 तो आने से रहा 11 थोड़ी आएगा भाई, इसका 11 थोड़ी होता है अंडर रूट, 22 का अंडर रूट तो हम निकालना पड़ेगा क्या होता है, मैथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 22 का तो आधा तो आता है, तो फिर तो 0.5 लेना पड़ेगा। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो कर लोगे ना बात, चलिए अच्छी बात है। तो आगे आप और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, वैसे तो इसका 4.6 के राउंड आता है, ये भी मैं बता देता हूँ, 4.6 के राउंड आता है, तो 1:4.6 आ जाएगा। 4.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये 55 तो आने से रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन जो कहता है, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो आप, देखो इसको, क्योंकि क्वेश्चन की ही इसमें वैल्यू होती है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस हैविंग द मोलिकुलर मास m इज URMS, URMS हमने उसको कह दिया। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड URMS इज, देखो आपके पास 3 तरह की वेलोसिटी होती है। एक तो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको आप URMS कह रहे हो, क्या कह रहे हो, या VRMS बोल देते हैं कुछ, VRMS। ये होता है √3RT अपॉन, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना होता है आपका 3RT अपॉन m, ठीक है। तो चलिए 3RT मैं लिख देता हूँ, 3RT अपॉन m। एक होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये आपने सॉलिड स्टेट में, सॉरी गैसेस स्टेट में पढ़ा हुआ, ये होती है आपकी 2RT अपॉन m। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, ये ज्यादा, ये होती है 8RT अपॉन पाई m होती है, ठीक है। तो ये 3 आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। अब वो कह रहा है कि VRMS और एवरेज वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस में क्या रिलेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एक जो मोल है 1 मोल ऑफ गैस के लिए होती है 3/2 RT, ये होती है, याद रखेंगे कितना होता है 3/2 RT होता है। हाँ, अगर आप इसको अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो, तो इसको हम 3/2 KT बोल देते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा, ये एवरेज वेलोसिटी, ये 1 मोल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मोल की। चलिए, तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, 3/2 RT होती है, और यहां पर देखो ये है 3RT अपॉन m, 3RT अपॉन m। आप इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट कीजिए। URMS जो है ये कितना है, √3RT अपॉन m है, और ये कितना है 3/2 RT है, ठीक है ना। इस अवोगैड्रो नंबर को तो आप हटा ही दीजिए। तो आप जब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 3RT इज इक्वल टू 2, आप इसको क्या कह सकते हो, 2 ही नहीं कह सकते भाई, 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया, 2 काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ। 3RT की वैल्यू अब मैंने यहां से निकाल ली, कितना हो गया, 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया, वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। दोबारा बताता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए आपका जो VRMS जो होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है, वो होती है √3RT अपॉन m, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 RT, ठीक है ना, 3/2 RT। तो यहाँ पर 3RT की वैल्यू आप कितनी निकाल दोगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, √3RT की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ सिंपल E लिखा हुआ है, तो √2E अपॉन m कहाँ पर है, ये रहा। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें, 2E अपॉन m के हिसाब से आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 32 की तरफ बढ़ते हैं। एक वेदर बैलून है जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया 27 डिग्री पर, उसका वॉल्यूम जो था 12,000 डेसीमीटर क्यूब था,
ठीक है। अब ऑन असेंडिंग इट रीचेज एट ए प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज, अब भैया पानी का जहाज था, ये मान के चलो, सॉरी वेदर बैलून था, एक पानी के जहाज वाला भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे वो याद आ गया, शिप सेलिंग से है। तो कह रहे हैं एक वेदर बैलून है, उसको भैया एक 180 एम पर इतनी एक टेम्परेचर पे गैस भर के छोड़ दिया था। अब वो ऊपर जाते जाते वहां पहुंच गया जहाँ टेम्परेचर है माइनस में। अब वो कह रहा है और प्रेशर हो गया, घट गया, तो वॉल्यूम कह रहा है, तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसमें तो तीनों चीजें हैं भाई, पी भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, तो आइडियल गैस आप लगा दो P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2, और इसमें वॉल्यूम वो पूछ रहा है, V2 वो पूछ रहा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो P1 कितना था शुरू में 180 m था, ठीक है, और वहां पर उस गैस का वॉल्यूम कितना दे रखा है 12,000 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मैं पूरा का पूरा एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है ना, अपॉन, और वहां टेम्परेचर कितना है 27 में बच्चों मेरे टीचर आपने क्या कर देना है 273 ऐड कर देना है, तो 300 केल्विन बन जाएगा, इज इक्वल टू P2 रह गया आपका 0.5, V2 आपको निकालना है, और T2 था -23, और -23 जब आप 273 में से करोगे तो मुझे लगता है 250 रह जाएगा। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हो आप कर लोगे, इसलिए आप एक पेज पे फॉर्मूले लिखते रहा करो और उनको पेस्ट कर लो अपने वॉश बेसन पर। वॉश बेसन के सामने मंजन करने सुबह को जाओगे तो वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो वॉल्यूम आएगा वो 2000 डेसीमीटर क्यूब यहाँ से वो निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो 2000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है एन मोलिक्यूल की O2 की वो x जूल है इतने डिग्री पर। अब एक अनोदर सैंपल लिया हमने O2 का, लेकिन वो भैया 27 डिग्री पे है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल है, तो वो कह रहा है कि लेटर सैंपल कंटेन, तो उस जो दूसरा सैंपल है उसमें कितने मोल्स हैं, वो सिंपल सी बात कर रहा है। तो भाई एक तो अभी मैं एक फॉर्मूला पीछे देखो मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और किसी पे डिपेंड कर रही है क्या बताओ, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो एक तो बात मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बस आप दो काइनेटिक एनर्जी का, आप एक तो 300 वाली का, और एक काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी कौन सी वाली, ये 300 बना लिया ना मैंने, इसमें 273 ऐड कर लिया, और एक है -213, इस तो 150 केल्विन रह गया मेरे हिसाब से। तो इनका आप रेशियो निकाल लो, तो इस पे कितनी है, इस पे तो है 2x, इस पर तो कितनी है 2x, और उस पर कितनी है x, ठीक है ना, इनकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, तो मैं इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं n मोल इसके दे रखे हैं, कौन सी वाली के, जो x जूल है जिसकी एनर्जी, तो x जूल तो इसकी है, इस वाले की देखो x जूल दे रखी है, इसके मोल्स दे रखे हैं n, और उस वाले के मान लो मुझे निकालने हैं, मैं मान लेता हूं कुछ भी नंबर मान लो, a मान लिया मैंने, ठीक है ना, और उसके मोल्स जो है वो मैंने निकालने की कितने ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितने आ जाएंगे जी, मेरे हिसाब से कितना आ गया ये बोलो भाई, x से x कैंसिल हो गया, तो ये 2n इज इक्वल टू n, यानी कि 2n इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी तो है ना, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू an अपॉन n, तो n से n कैंसिल हो गया, और ये आपका 300 अपॉन 150 तो मुझे लेना ही पड़ेगा, इतने टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हो गया, तो ये 2n की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो कहाँ पर है, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक सोल्व कर दिया, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो मेरा आपको समझ में आया होगा, दोबारा बता देता हूँ, आपको हो सकता है कैलकुलेशन समझ में ना आई हो। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है बस टेम्परेचर पर, एक काइनेटिक एनर्जी मैंने K1 मान ली और एक काइनेटिक एनर्जी मैंने K2 मान ली, तो ये डिपेंड करेगी T1 अपॉन T2 पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना, दो टेम्परेचर पर वो डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर हमने मोल्स मानने हैं कि, और तो ये मोल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पहले तो मैं K1 और K2 की वैल्यू रख लूंगा, या K2 अपॉन K1 कर लेते हैं, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा T2 अपॉन T1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात होगी, मेरे पास एक तो टेम्परेचर हो गया 300 और एक हो गया 150 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक है ना। इस पर जो काइनेटिक एनर्जी है मेरी वो मैं लिख लूंगा, एक तो है मेरी कितनी, उस पे मोल्स जो है, एक के मैंने मान लिए ये कितने टाइम में मुझे नहीं पता, और 150 वाले कितने थे, 150 पर कितने थे n थे, 150 पर कितने थे n थे, ठीक है। ये देखो n मोल्स जो है वो कितने पर है -213 पर, तो ये वैल्यू किस चीज की आ गई आपकी, ये मोल्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, जो कि वो मोल्स उसने वहां पर दे रखे हैं, कितने मोल्स दे रखे हैं, एक के पास 2x है डबल है, ठीक है, और एक के पास जस्ट x ही है, वो यहाँ पर उसने एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू है।
तो ये वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 34 जो ज़्यादा ऊपर चला गया है। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि वाई व्हाट फैक्टर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज्ड व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड। तो देखो अभी आपको मैंने क्या बताया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, टेम्परेचर डबल कर रहा है मतलब T2 जो है वो T1 का क्या होने जा रहा है, डबल होने जा रहा है। ठीक है, तो चलो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं। अंडर रूट कितना होता है, 3RT अपॉन कितना होता है, m होता है। ठीक है, तो मैं दो निकाल लेता हूँ, एक तो U1 मान लेता हूँ, एक U2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर तो T1 हो जाएगी, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 3RT2 अपॉन m। अब क्योंकि वो गैस तो सेम ही है तो मास थोड़ी ना बदलेगा। तो मुझे ये बताओ U2 अपॉन U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 3R अपॉन m, यहाँ मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ m अंडर रूट 3RT2। तो अब ये कितना हो गया, U1 अपॉन U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू और T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 2T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 2T1। तो अंडर रूट 3RT1 से अंडर रूट 3RT1 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ अंडर रूट 2 रह जाएगा बस। तो अंडर रूट 2 रह जाएगा ना, दोबारा समझो, लगता है मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2T1। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर कैंसिल हो गया, सिर्फ अंडर रूट 2 बचा। तो ये आपका रह गया 1 अपॉन, मतलब ये रह गया आपका अंडर रूट 2। तो और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। तो 1.4 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल ब्लेडर कंटेन्स इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। द composition by mass of mixture effusing out of a punctured football is in the ratio of hydrogen and oxygen। कह रहा है एक फुटबॉल ब्लेडर है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी हुई है, अब उसमें पंचर हो गया। अब वो कह रहा है कि भैया कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ मिक्सचर, जो बाहर निकल के आ रहा है, इफ्यूजिंग का मतलब होता है छोटे से होल से, डिफ्यूज का भाई है ये, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा। तो ये निकलवा रहा है, तो फिर से हम वही उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, मान लो मैंने ऑक्सीजन के लिए ले लिया और हाइड्रोजन के लिए ले लिया, वो इनके मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मास हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हम इस तरह से ले लेंगे। तो अब क्या करोगे आप, इनका मास ले लो, हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 32। तो कितना रेशियो आ गया, जल्दी से बताओ, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 32 कितना आ जाएगा। तो मुझे लगता है 16, और ये आ जाएगा 1/4, पीछे हम कर भी रहे थे। तो 1:4 में यहाँ पर वो आपका निकल के आ रहा है। तो कितना है ये, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहा था ना, रेशियो, ये देखो रेशियो की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिंक एंड एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। भैया जिंक है, ठीक है, अब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। ऐसी एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के H2SO4 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। हम क्या कर सकते हैं, दोनों का 1 मोल था, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ ईच, इसका भी हमने 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ईच रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहाँ पर देखो, जब 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है तो 1 मोल, जब 1 मोल जिंक का रिएक्ट करता है तो 1 मोल हाइड्रोजन का बनता है। और इसको आप बैलेंस कर लो, देखो Al2 है, ठीक है ना, तो मुझे ये कितने लेने पड़ेंगे, 2 एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे, और सल्फेट 3 है तो मुझे यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि ये जो बनेंगे आपके, ये 3 मोल बनेंगे। तो अब आप समझो, जब 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है, ठीक है, और जब इसके 2 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं तो इसके 3 बनते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि सबका 1 मोल रिएक्ट करना है। तो 2 से कितनी हीलियम बन रही है, हाइड्रोजन बन रही है 3, तो 1 से कितनी बनेगी, 1.5, ठीक है। तो अब इससे बन रही थी 1, इससे बन रही है 1.5, तो उससे बनी जिंक से 1 और एल्यूमिनियम से बन रही है 1.5, तो रेशियो कितना आ गया, 1:1.5, ठीक है, दोनों का रेशियो पूछ रहा था वो। आगे बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल रिक्वायर टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। देखो ये रिएक्शन आपको ना बैलेंस करनी पड़ती है, इसमें और कुछ नहीं है, कि जब आपके पास MnO4 नेगेटिव होता है
और ये आपका सल्फाइड, सल्फाइड आयन होते हैं SO3 2 नेगेटिव होते हैं, और एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास सल्फेट आयन बनते हैं। सल्फाइड किस में बदल जाता है? सल्फेट आयन में बदल जाता है, ठीक है। और मैग्नीज जो होता है Mn+7 जो होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ये आपका +2 में बदलता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना होता है। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं? देखो आयनिक इक्वेशन को हमेशा ऐसे बैलेंस किया करो, MnO4 नेगेटिव जो है आपका Mn2 में बदल रहा है, तो अभी मैंने क्या बताया, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके +2 में बदल रही है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है इनके पास। अब इधर सल्फाइड में आ जाओ, सल्फाइड जो होता है SO4 नेगेटिव, ये आपका SO4 नेगेटिव में बदल रहा है। यहाँ सल्फर है 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा दो 6, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दो 4, तो ये आपका 2 में बदल रहा है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अब आप क्या करोगे, जो अंतर इसका है उससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, और जो अंतर इसका है उससे मल्टीप्लाई करोगे इसको। तो अब आप यहां से देखो 2 MnO4 यहां पर आएंगे, और 5 जो होंगे SO3 के होंगे। तो ये बैलेंस करना आपको जरूरी होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आपने कि 11th क्लास में पढ़ा होगा या बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो बस मुझे यही बताना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट KMnO4 दैट विल रिक्वायर टू रिएक्ट 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। आयन दे दिया था इसलिए मैंने आयनिक ले लिया था। तो 2 जो है वो 5 के साथ रिएक्ट करता है, या 5 सल्फाइड आयन जो है वो 2 किसको चाहिए? MnO4 नेगेटिव को चाहिए। तो वो कह रहा है 1 के लिए कितना चाहिए? तो 1 के लिए चाहिए 2/5, ठीक है ना, 2/5 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम आर कंटेन्ड इन। अब वो कह रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसके अंदर होंगे। तो ये देखो बहुत आसान है, कैसे? ये मैंने पहले भी करवाया आपको, ये शायद पीजीटी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में आया था 2019 वाले में, ठीक है ना। इसी तरह का मैं क्वेश्चन करा रहा था, शायद मुझे तो वहीं ध्यान आ रहा है। कह रहे हैं कि 11 ग्राम CO2 का, तो आप उसमें कह रहा है एटम की बात कर रहा है, तो पहले तो इसके मोल बदल लो। देखो तो 11 ग्राम है, तो 11 ग्राम को CO2 के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आपके आगे 0.25 मोल, और ये आगे इतने मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होते हैं, मोलिक्यूल। लेकिन एक बात देखो यहाँ ध्यान दो बच्चों, एटम कह रहा है एटम, तो एक एटम में तो 3 मोल, एक मोलिक्यूल में तो 3 एटम है, तो इसको आपको मोलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 मोल की कहानी है, 1 मोल की, और आपके पास है 0.25, ठीक है। तो इसको आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। या आप इसको ऐसे मत करो, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? n मान लो आप, छोटे मोटे तौर पे इसमें n होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है n मोलिक्यूल में 3 एटम है, ठीक है। तो और हमारे पास जो आए हैं उसमें कितने होंगे? हमारे पास तो 2.5 आए, 0.25 आए हैं, तो उसमें कितने होंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कुछ को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो आप इसको ऐसे समझो, जो H2SO4 का एक मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल में टोटल कितने एटम है? टोटल 6 एटम है, 4 तो सल्फर के हैं, पीछे से आ दो, एक सल्फर का है, सॉरी 4 ऑक्सीजन के, एक सल्फर का, और 2 किसके? हाइड्रोजन के हैं। टोटल 7, टोटल कितने हैं? 7 एटम है, 4 and 2 5 and 6, 4 and 2 6 and 1 7 है, एक मोलिक्यूल में है। अब इसकी जो अमाउंट दे रखी होगी, मान लो आपको 49 ग्राम दे दिया, तो पहले तो मोल बनाओगे ना भैया, मोल में कितने हैं, तो इतने तो मोल हैं। अब आपको पता है 1 मोल में होते हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं, ठीक है ना, एक में। तो इतने मोल है मेरे पास, ठीक है। तो इनसे तो मल्टीप्लाई करोगे आप, और एक मोलिक्यूल में मैं ऊपर निकाल के बता चुका हूं आपको। तो ये 3 चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो अब यहां पर फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम अगर आपने निकालने हैं तो कैसे निकालने होते हैं? मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एक मोलिक्यूल में टोटल नंबर, एक मोलिक्यूल में टोटल एटम, टोटल एटम। ये फॉर्मूला सबके लिए लगा लो, बस बात खत्म। ये आप कहीं पे नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एटम अगर निकालने हो तो मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एक मोलिक्यूल में एटम। अब यहां पर मोल निकालने थे मुझे, तो अब देखो ए में मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44, इतने मोल आ गए। अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, इंटू अब कितने एटम है यहाँ पर? 2 और 1 3, ठीक है। अब जरा बी में आ जाओ, बी में कितना है? 4 ग्राम H2 दे रखा है, तो 4/H2 का मास होता है 2, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें बताओ एक H2 में कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक है। अब सी पे आ जाओ,
सी में दी हुई है 8.5 अमोनिया। अमोनिया होता है 14 और 3 17, 17 उसका मोलिकुलर मास होता है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, और उसमें मोलिक्यूल कितने, 4 हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब आ गए हम डी पर। डी में दे रखा है 8/32 64 हो जाएगा सल्फर, सल्फर 64 होता है। मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, और सल्फर में एटम है 3। ठीक है ना, दो ऑक्सीजन के और एक सल्फर का। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे ज्यादा जो आंसर आएंगे इसमें आएंगे आपके पास, क्योंकि देखो ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 2 और 2 4, यानी कि एवोगैड्रो नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका आया 0.25, ये मैंने ऊपर भी लिखा था 0.25। ठीक है ना, तो 0.25 का मतलब कितना हो गया, 25, वैसे मान लो मैं मोटे मोटे तौर पर 75, मतलब 0.75 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, ये पॉइंटों में आएगा, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी आपका पॉइंटों में आएगा, ये 64 है। तो सबसे ज्यादा यही आ रहा है होल नंबर में, मतलब 2 वैल्यू 2 to the 4, तो सबसे ज्यादा आंसर किसका होगा, बी का। ठीक है, 39 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है आपका, एक्वस सॉल्यूशन 3.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH इंटू 2H2O, क्योंकि वो डाइहाइड्रेट की बात कर रहा है। इसका मैं मोलिकुलर मास बता देता हूँ, 126 होता है। ठीक है, इज मेड अप टू 250 ml, वॉल्यूम 0.1 NaOH का रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस। तो आप इसको कैसे करोगे कि NaOH का यहाँ पर देखो नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलैरिटी वाले में पंगा होता है, आपको ये निकालना पड़ता है कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी वाला तो आसान सा आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकाल लो आप। जब दो एसिड या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, एक साइड में लिख लेता हूँ ऑक्सैलिक एसिड और एक साइड में लिख लेता हूँ NaOH के लिए हम ये कहानी बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड की मुझे नॉर्मेलिटी नहीं पता, वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH। अब इसने करा क्या, ऑक्सैलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। कह रहा है NaOH मेरा कितना खर्च होगा अगर इसका मेरे पास 250 ml है, 250 ml पे मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, और मेरे पास इसका कितना वॉल्यूम खर्च होगा, तो यानी कि V2 आपको निकालना है, V2 निकालना है, N2 आपको दे दिया 0.1 दे दिया। ठीक है ना, और वॉल्यूम कितना है ऑक्सैलिक एसिड का, 250 है। अब बस एक बात रहेगी, नॉर्मेलिटी पता चल जाए। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है, नॉर्मेलिटी निकलती है गिवन अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला होता है 1000 तब लोगे अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आपको दे रखा हो। ठीक है, तो भैया अमाउंट दे दी थी आपको 6.3। अब मैंने इसका मोलिकुलर मास देखो 126 बताया था, तो मोलिकुलर मास को अगर आप ये बता दो कि कितने H जाएंगे, यानी कि वो चार्ज से अगर आप डिवाइड कर दो तो वो इक्विवेलेंट वेट निकल आता है। आपको पता ही होगा एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड की 2 होती है, तो 63 इसका आ गया यहाँ पर, और ये वॉल्यूम था 250, और ये 1000 से ऊपर डिवाइड कर दिया तो 25 चौका 100 हो गया, और ये हो गया आपका 10, तो 0.4 हो गई ये कितनी आ गई, 0.4 आ गई। तो अब 0.4 को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो अब V2 कितना आ गया आपका पास, 0.4 इंटू 250 बटे 0.1। ठीक है, तो इस पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया, 25 चौका 100 भैया। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं, 0.1 इंटू V2 और ये 0.4 इंटू, ठीक है, तो एक मिनट मेरे कैलकुलेशन में शायद कोई एरर हो गई है। 0.1 10 ml है, सॉरी। ठीक है ना, ये मेरा गलत कर दिया, NaOH का तो 10 ml है ना हमारा, ये देखो 10 ml है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो गई थी, उसके लिए माफी। 250 ml ऊपर वाले का था, उसका वाले का था। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 40 आंसर हो गया। सॉरी गलती हो जाती है। ठीक है, V2 कितना है, 10 है, 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन कह रहा है 50 ml जो लिया हमने, 500 ml जो लिया, 4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन लिया। ठीक है ना, NaCl को इलेक्ट्रोलाइज कराया, लेड ऑफ this lead to the evolution of the chlorine gas at 1 electrode. The total number of moles chlorine gas evolved is, जनरली वैसे तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो आप एक सिंपल सी इक्वेशन बनाओ, आप NaCl को लोगे आप, ठीक है, और जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो एक तो सोडियम बनेगा और एक क्लोरीन गैस निकलेगी। तो पहले तो आपको ये रिएक्शन करनी पड़ेगी बैलेंस, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब वो कह रहा है आप पहले तो ये बताओ कितने मोल खर्च होते हैं। 2 मोल अगर खर्च होंगे तब आपकी कितनी क्लोरीन बनेगी, 1 मोल बनेगी। ठीक है ना, यही तो बनेगी।
अब वो कह रहा है कि दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द क्लोरीन गैस एट 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवोल्व इज। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, कितने हो गया, खत्म बात। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जितना बड़ा आपका ये आंसर था। ये फेराडे कांस्टेंट वगैरह से भी आप कर सकते थे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है नहीं। फेराडे कांस्टेंट से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन N इंटू F इंटू आई इंटू टी, से भी वैसे भी करते हैं, ठीक है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। या 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए NF चार्ज चाहिए होता है, सो मैनी थिंग, को जरूरत नहीं होती उसकी। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट करा 1 लीटर टू 10 लीटर, नॉर्मेलिटी बतानी है। तो देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे करोगे इसको भाई, N1V1 किसके इक्वल हो गया, N2V2 के इक्वल हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ स्टार्टिंग में, और ये कह रहा हूँ मैं बाद में जब डाइल्यूट कर लेंगे, बाद में जब डाइल्यूट करके बन जाएगा, ठीक है ना, जब डाइल्यूट करके बन जाएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मेलिटी पूछ रहा है जो सॉल्यूशन बना है, यानी कि बाद वाले की वो नॉर्मेलिटी निकलवाने के लिए कह रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना खर्च बना लिया उसने, कह रहा है 1 लीटर से मैंने 10 लीटर करना है, मतलब फाइनल तो 10 लीटर ही बनेगा ना, और कितने से, 1 लीटर से, मतलब 1 लीटर था उसके पास, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लीटर जो था मेरे पास 0.5 था। तो N2 आपके पास कितना आ गया, जल्दी से बोलो। हाँ, लेकिन 1 लीटर तो नॉर्मेलिटी, देखो यहाँ मोलैरिटी दे रखा है, ऐसे ही फंसाते हैं ये, यहाँ मोलैरिटी दे रखी है, यहाँ नॉर्मेलिटी निकलवा रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे जो नॉर्मेलिटी जो होती है वो n टाइम होती है मोलैरिटी के, ठीक है ना, याद रखना। तो मोलैरिटी थी इसकी 0.5, n होता है कितने H दे सकता है, ये कितना n दे सकता है, ठीक है, तो ये 1 आएगी, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, 1, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ से, ठीक है, N2 कितना आ गया, 1/10 आ गया, मतलब 0.1, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, हमारे पास एक पहले से था, मेरे पास 0.5 मोलर H2SO4 था, कितना था ये, 1 लीटर। अब मैं इसमें पानी मिला के मैंने इसको 10 लीटर कर दिया, तो इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो मुझे बतानी है। देखो यहाँ मोलैरिटी दे रखी है, तो याद रखेंगे जो नॉर्मेलिटी जो होती है वो हमेशा n टाइम होती है मोलैरिटी के। तो ये 0.5 है, n होता है कितने H देगा, ठीक है ना, यानी कि वो कितने उसको बेस चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, तो जितने एसिड देगा उतनी तो बेस चाहिए। तो ये इसकी यानी कि 0.1 मोलैरिटी का ये आपको दे रखा है। तो बस आप फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N1 जो आ गई आपके पास 0.1 आ गई, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है, और वॉल्यूम जो है वो 10 है, तो 10/1/10 का मतलब होता है 0.1। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3, इसका एटॉमिक मास जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको आप देखो यहाँ पर परसेंट की टर्म में दे रखा है ना, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट ऑफ मेटल, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, M2 है, यानी कि 2 इंटू उसके एक एटम का मास, ठीक है ना, डिवाइड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना होगा, 2 इंटू उस मेटल का मास प्लस O3 का मास। तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 48, ठीक है ना, इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने के तो फॉर्मूला है, और कुछ थोड़ी है। और वो परसेंट आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 53, तो ये 53 की वैल्यू बराबर होगी 53 इज इक्वल टू 2m अपॉन 2m प्लस 48 इंटू 100। तो यहाँ से आप m का जब आंसर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, तो ये मैंने पहले सॉल्व करा था, तो ये लगभग आ रहा था 27, ठीक है ना, तो 27 इसमें आंसर है।